हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नीट बायोलॉजी सीरीज में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और जो नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हाईलाइट कर एंड एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ डिवीजन करवाऊंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। लेट्स बिगिन द जर्नी इनसाइड द सेल। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया, यहाँ से हम पढ़ते हैं यहाँ कि जीव विज्ञान सभी सजीवों की जीवन संरचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वसामान्य विशिष्टताएं पाई, वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थे। सजीवों का वर्णन, जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे। वे जैव विज्ञान ज्ञान में समिति प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के वर्गीय की विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण के विस्तृत पहचान प्रणाली नाम पद्धति का वर्गीकरण पद्धति की आवश्यक प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का मान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण, परिप्रेय, वैज्ञानिक प्राणियों एवं पाचकों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें जी पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं जी। इससे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें देखना है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसको देखने से भाई कम आखिर मतलब क्वेश्चन बने तो बायोलॉजी के क्वेश्चन कहीं से न जाए। आप देख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर हमने लिखा है, देखो कि अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। इनका कौन? कैम्पटन शहर में, जर्मनी के कैम्पटन शहर में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास परक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। जी, ये कि क्वेश्चन आ जाए कि 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। ये 100 से ज्यादा महान वैज्ञानिकों में से एक थे। कौन? अर्नेस्ट मेयर। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरिस्टर की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। किसने किया था? अर्नेस्ट मेयर ने। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान और वर्गीकरण विज्ञान और प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। अब जैसे आ जाए, अर्नेस्ट मेयर ने वर्गीकरण, वर्गीकी, प्राणी भूगोल विज्ञान और पक्षी विज्ञान की में खोज की। इन्होंने, जैसे अपन क्वेश्चन आ जाए कि अर्नेस्ट मेयर ने किसकी खोज की, तो हम कहेंगे कि वर्गीकरण, वर्गीकी, प्राणी भूगोल और विज्ञान और पक्षी विज्ञान में खोज की। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, आपने लगभग अकेले ही विकास के जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। अब हम यहाँ से थोड़ी इंपोर्टेंट लाइनें देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने हाल ही में स्वीकृत जीव विज्ञान जाति वर्गीकी की परिभाषा अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में बालजोन प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में क्राफोर्ड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 के स्वर्गवास हुए। इन्होंने जिन 2004 में स्वर्गवास मतलब परलोक सिधार गए।
ठीक है, यहाँ पर एक ही लाइन है कि जिन्हें मतलब 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो वो है अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो है कि अब यहाँ पर दिया गया है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जीव जगत, लिविंग द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत कैसा निराला है, जीवों के विस्तृत प्रकारों, जीवित जीवन के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंड, परिवर्तनशील पर्णपाती वन, महासागर, अवर्णनीय जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट सरपट दौड़ते हुए घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता, विस्मय तथा चमत्कार का आवाहन करती हैं। परिस्थिति विरोध तथा समशिष्ट के सदस्यों तथा समशिष्ट और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या होते हैं। हमें इसके बारे में पढ़ना कि जीव क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जीव जीव विभिन्नता। यहाँ से इसको हमें देखना है कि जीव जगत में विविधता। ठीक है, यदि आप अपने आसपास देखते हैं तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। एक किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती है। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ही है। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी किस्में दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर आप देखो कि प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव को आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीसीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्ण की स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो जाती है। ठीक है, स्पीसीज मतलब जातियों की संख्या। जंतु एवं जीवों को आप देख सकते हैं, एक जाति मतलब लगभग कितनी जातियों की संख्या 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है इनकी। हमें जे वाला यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जे इस लाइन को आप जरूर नोट डाउन कीजिए। जो मैंने अंडरलाइन किया है, समझ लो, हाईलाइट्स किए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एनसीईआरटी को तो लाइन बाई लाइन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर जीवित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर जीवित जीवों की संख्या, क्वेश्चन आया कि पृथ्वी पर जीवित जीवों की लगभग संख्या कितनी है, तो अपन कहेंगे अप्रोक्सीमेट 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ठीक है, और फिर हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विविध विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद हमें भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि एक जीव का ऐसा नाम होना चाहिए, जैसे कि लाइक हम बोल रहे कि आपका नाम रवि है, तो वो रवि कुछ होगा, रवि कुमार होगा, रवि राजपूत होगा, रवि या फिर जी नहीं तो रवि के पापा का नाम भी हो सकता है। इस प्रकार के बारे में बताया गया कि जिससे भ्रमित ना हो। आप बोल दें कि आपके गांव में रवि कितने हैं, तो रवि का मतलब होता है जो रवि तो भाई क्यों भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जैसे रवि के पापा का नाम राम कुमार, रवि के पापा का नाम कुछ भी अदर हो सकता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव एक मानक नाम होता है, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिसे हम उसी उसी नाम से सारे विश्व में
सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का एक ही नाम होता है, उस नाम से वो जाना जाता है सभी विश्व में, जिसे इसी को ही हम नाम पद्धति, इसे नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है। स्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सभी सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। जब हम उसे जान जाएं और उस जाने कि इस जीव का यही नाम है तो उसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया और पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी की। ठीक है। कसौटी की, जिन्होंने इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब इनके दो नाम थे, एक ICBN और एक था ICZN, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। इसका नाम मैं नाम दिया, ये आ सकता है कि ICBN का नाम क्या है, तो हम कहेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN का नाम तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया गया। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है, तो प्राणी वर्ग की वेदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बनाया। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, वैज्ञानिकों का नाम आधार सर्वनाम नियम तथा कसौटी के आधार पर दो प्रकार से किया गया है, एक था ICBN और एक था ICZN। ठीक है। जो क्वेश्चन बन सकता है कि वैज्ञानिकों का नाम कसौटी एवं नियम के आधार पर वर्गीकृत किया गया था दो प्रकार से, ICBN और ICZN। ठीक है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन में विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम से नाम बता सके। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरी ज्ञात जीव का नाम हो। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। प्रत्येक नाम के कितने घटक होते हैं? दो, एक वंशनाम और एक जाति संकेत पद। ठीक है। वंशनाम और जाति संकेत पद। जी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्येक नाम के कितने घटक होते हैं, तो दो घटक, तो एक होता है वंशनाम और एक होता है जाति संकेत पद। ठीक है। याद करना जी, बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। मतलब इसमें आता है कि प्राणी के दो नाम दो घटक किस में होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया कि मतलब द्विपद नामकरण पद्धति किसने, मतलब द्विपद नामकरण पद्धति का नामकरण किसने, द्विपद नाम पद्धति का नामकरण किसने किया, तो कैरोलस लिनियस। इसके साइंटिस्ट कौन थे? कैरोलस लिनियस। इसका जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण ज्ञात वैज्ञानिक नाम देने विधि को समझाएं। आम का नाम वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा का। आम का वैज्ञानिक नाम क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, PYQ हम करवाएंगे, एंड में PYQ भी करवाएंगे। आम का वैज्ञानिक नाम होता है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या? वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या? मेंजिफेरा इंडिका। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका जी हो गया, जी मेंजिफेरा हो गया और फिर इंडिका हो गया, तो ये आम का द्विपद नामकरण है जी, मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है। इस नाम में मेंजिफेरा वंश नाम हो गया, जबकि इंडिका एक स्पीसीज मतलब जाति हो गई। मेंजिफेरा क्या होगा? जो हो गया वंश नाम, और इंडिका क्या हो गई? जाति संकेत पद, तो हो गया द्विपद नाम मेंजिफेरा इंडिका। जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज तथा जाति में संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम जो निम्नलिखित है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला नियम है कि जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा, मतलब जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका उद्भव चाहे कभी कहीं से भी हुआ हो, इसे लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का नाम दिया जाता है। अब इसकी पहचान के लिए पहली बात तो वो लैटिन भाषा में लिखा होगा, और दूसरी बात अगर तिरछा हुआ तब तो जो नियम मतलब द्विपद नामकरण है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। और दूसरा नियम है जैविक नाम में पहला पद वंश नाम होता है और तथा दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जी, इसके दो नियम है।
दो नियम मतलब निम्नलिखित नियम। तीसरा, आइए हम तीसरे नियम को देखते हैं। तीसरा नियम इसमें दिया गया है कि जैविक नाम हम हाथ से लिखते हैं तब तो शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। रेखांकित रेखांकन उनके लैटिन अनुभव को दिखाता है। ठीक है, तीसरा नियम ये होगा। चौथा है, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पर छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजी फिरेंडका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जे देखो बहुत अच्छे नियम। तो जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। देखो जैसे जे हो गया जैविक नाम के अंत में जे क्या होगा, जो लेखक का नाम लिखा होता है अंत में लेखक का नाम। जैसे इंडिका जे हो गया मैंजिफेरा इंडिका, जो लेखक का नाम लिखा होता है। अब इस संक्षिप्त में लिखा उदाहरण, तो जे हो गया मैंजिफेरा इंडिका, और जो लिन लिन क्या होगा, जे यहाँ पर जे लिन लिखा है, जे लिन हो गया केरोसिन लिन, मतलब वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम हुआ है जिले। ठीक है, इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था, तो लिनियस कहा गया। ठीक है, लिनियस ने किया था। आइए हम देखते हैं। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण दृश्य गुणों के आधार पर, दृश्य मतलब दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग के में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली तथा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमें मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिसमें उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है, जो हम ऐसी जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाहर कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है, किंतु उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इस वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को टैक्सा कहा। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को टैक्सा कहा जाता है। ठीक है, ये जितने दिए गए हैं इनकी वैज्ञानिक शब्दावली है, जी वैज्ञानिक शब्दावली को इसको टैक्सा कहा जाता है। जी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िए। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सभी वर्गों को बता सकता है। ठीक है, टैक्सा सॉरी अभी आपने देखने का यहाँ पर देखो कि वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को टैक्सा कहा जाता है। यहाँ पर आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सभी वर्गों को बता सकता है। ठीक है, बता सकता है। अब यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत किया कर सकते हैं। गुण जैसे रचना, कोशिका की संरचना, विकास की प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचना आवश्यक है, और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार है। वर्गी की कोई नई नहीं। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी है। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते हैं। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग माना जाता है। जैसे जो हो गया टैक्सोनॉमी, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? जो एक्सटर्नल एवं इंटरनल स्ट्रक्चर जो संरचना होते हैं अलोंग विद द स्ट्रक्चर, मतलब उसके बीच, स्ट्रक्चर के बीच, इंटरनल एवं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बीच के साथ के स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल का विकास, उसे ही अपन टैक्सोनॉमी कहते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है
काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक कहते हैं। मतलब जो अध्ययन हुआ है, जो हमने पढ़ा है, इसी शाखा को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक कहते हैं। सिस्टमेटिक शब्द जो इंपोर्टेंट है कि सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया गया। कि अगर क्वेश्चन आएगी सिस्टमेटिक शब्द कहाँ से आया, तो सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। ठीक है, जो है कि लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या चुना, सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति की पहचान नाम पद्धति तथा वर्गीकरण में शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया। वर्गीकी संवर्ग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग के व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकरण संबंध कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। ठीक है, जो है सभी संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई होती है, जो प्रदर्शित करता है कि वास्तव में यह एक पद को दिखाता है, और इसे प्रायः वर्ग टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है, इसे टैक्सॉन कहते हैं। वर्ग की संवर्ग जो है वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपात टांगे होते हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? इस पर स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद का अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की इकाई को बताता है। वर्ग की संवर्ग सुस्पष्ट जैविक नाम कि केवल आकार की समूहन सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन के सामान्य वर्णक, जैसे जंतु किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधे के लिए वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीशीज का विकास हुआ। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। पौधे का प्राणियों दोनों स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यक व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों अथवा अन्य प्रकार के जीवों में सामान्यता विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीशीज जाति टैक्सोनॉमी स्पीशीज। ठीक है, तो वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उनके समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकारीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैं लिखा आम सोलेनम ट्यूबरोसम आलू। आम का वैज्ञानिक नाम मैजिफेरेंड का हो गया और आलू का वैज्ञानिक सोलिनेशन ट्यूबरोसम हो गया तथा पैंथरा लियो शेर का वैज्ञानिक पैंथरा लियो हो गया के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नाम में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मैंजिफेरा, सोलेनम तथा पैंथरा वंश के नाम है। और यह टैक्सोनोमा जो इसको जरूर आप देखो, यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों में जिसमें आकार के गुण समान को दिखाई देते हैं। जैसे हम जो लिखते हैं साइंटिफिक नेम कि आम का मैंजिफेरेंड का, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, शेर का पैंथरा लियो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है जैसे उदाहरण पैंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। ठीक है, टिग्रिस कहते हैं। पैंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम और मेलेंजिला भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो हमें होमो वंश में आता है।
मानव की वैज्ञानिक नाम जाति कौन सी है? सेपियंस। इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होगा होमोसेपियंस। होमो वंश नाम हो गया, वंश हो गया, और जाति सेपियंस होगी, तो होमोसेपियंस हो गया। और जैसे जो हो गया वंश, जीनस इंग्लिश में कहते हैं। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित मतलब स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। जो उदाहरण आलू, टमाटर, बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है लेकिन एक सभी सोलनम वंश में आते हैं। ठीक है, ये हो गया। आलू, टमाटर, बैगन, ये दोनों काय में आते हैं? सोलनम वंश में आते हैं, सोलनम वंश में आते हैं। शेर, पैंथरा, लियो और चीता पारडस 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 में आते हैं। पैंथर टिग्रिस में, जिसमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथरा वंश में आते हैं। ये सभी काय में आते हैं? पैंथरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या? फेलिस, ये भी है। अब देखो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया कि सोलेनम वंश, शेर पैंथरा लियो, चीता पैंथर पैंथर पारडस, और जो बिल्ली पैंथर टिग्रिस फेलिस आता है। ठीक है, अब देखो शेर का पैंथरा लियो होगा, चीता का पैंथर पारडस है, पैंथर टिग्रिस, और बिल्ली का फेलिस हो गया। अब यहाँ पर कुल, अब हम कुल की बात करते हैं। कुल में है, अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक जनन गुण के उदाहरण। पौधे में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि वंश वंश पैंथरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में आते हैं। फेलिडी कुल में आते हैं। फेलिस 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 बिल्ली जाते हैं फेलिडा कुल में। इस प्रकार इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में से कुछ समानता तथा कुछ विभिन्नता दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कैनेडी तथा फैलिडी में रखा गया है। किसमें? कैनेडी तथा फैलिडी में रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल के वर्गीकरण सोलेनेसी कुल में सोलेना, पिटूनिया, धतूरा को रखा गया, और प्राणी वंश में या पैंथरा में शेर, बाघ, चीता को रखा है, और फैलिडी कुल में कुत्ता और बिल्ली को रखा गया। ठीक है जी। कुल के वर्गीकरण सोलेनेसी कुल में जी रखा गया है, प्राणी वंश में या पैंथरा में जी इनको रखा गया, फैलिडी कुल में जी रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गण ऑर्डर की बात करते हैं। आपने पहले देखा होगा कि समवर्ग जैसे स्पीसीज वंश कुल सामान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की समवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिसमें जिनके कुल लक्षण एक समान होते हैं। इनमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी और पोलिनेलियस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरस गण के फैलिडी तथा कैनिडी कुलों में रखा गया है। फैलिडी तथा कैनिडी कुलों में कार्निवोरस होते हैं, उसे फैलिडी और कैनिडी कुलों में रखा गया है। ठीक है, इनको बेसिक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है। वर्ग क्लास, इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं उन्होंने जैसे उदाहरण प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली और तथा कुत्ता आता है, को मैमलिया वर्ग में रखा गया। किसमें रखा गया? मैमलिया वर्ग में रखा गया। मैमलिया वर्ग में रखा गया। इसके अतिरिक्त मैमलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। आइए संघ को देखते हैं। वर्ग जिसमें जंतु, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं। संघ में कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्च संवर्ग में जिसे संघ कहते हैं, उच्चतर संवर्ग को संघ कहते हैं। इसमें निर्माण के सभी समान गुणों में रखा गया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जे दिया गया है कि जगत जैसे किंगडम, फाइलम जैसे संघ कहते हैं, भाग डिवीजन कहते हैं, भाग डिवीजन कहते हैं। जो होगा फिर वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीसीज। ठीक है जी। आरोही क्रम में पदानुक्रम दिया गया है। वर्ग के पदानुक्रम जे भी जरूर देंगे। सबसे बड़ा किंगडम जगत होता है, फिर होता फाइलम, फिर होता क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर सबसे छोटी स्पीसीज और सबसे बड़ा किंगडम।
ठीक है। तो जैसे पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्र तंत्र होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। अरे भाई, ये देखो जी बहुत जरूरी है। पृष्ठ रज्जु जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, इसे खोखला तंत्र का के आधार पर कॉर्डेटा रज्जु में रखा, कॉर्डेटा संघ में रखा है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, जो उच्चतर व संवर्ग का डिवीजन में रखा गया। अब जगत किंगडम के बारे में पढ़े। जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक एक जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिनमें कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांट जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इंदु वर्ग जंतु जगत का पादप जगत कहेंगे। इस स्पीसीज से लेकर हम तब के विभिन्न विभिन्न वर्ग की संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग या दिव्य वर्ग की ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इनमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र में 1.1 पदानुक्रम को देखो। आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं कि उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे सामान्य गुणों की कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसी सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण, जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग के अथवा उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने में अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए इस वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका जो है कि घरेलू मक्खी, मानव आदि गेहूं के विभिन्न वर्गीकरण को दिखाएगा। ये तालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हैं आप। नाम हो गए कॉमन नाम, जैविक बायोलॉजिकल नाम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और ये फाइलम डिवीजन हो गया। जैसे मानव का बायोलॉजिकल नाम होमोसेपियंस हो गया, और वंश हो गया होमो और होमिनिडी, फैमिली और ऑर्डर होगा प्राइमेटा, और क्लास होगा मैमेलिया, और फाइलम होगा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा संघ। और घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, और इसका जीनस होगा मस्का, और म्यूसरी हो गया, डिप्टेरा हो गया, जो कि डिप्टेरा जो सबसे बड़ा गण होता है। ये इस सबसे बड़ा गण होता है। सबसे बड़ा कौन सा? डिप्टेरा। और इंसेक्टा जी सबसे बड़ा वर्ग होता है। इंसेक्टा सबसे बड़ा वर्ग होता है इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा जी सबसे बड़ा संघ होता है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ कौन सा? आर्थ्रोपोडा। आम मैंजिफेरा इंडिका और मैंजिफेरा और एनाकार्डियेसी, और जो सेपेंडेल्स, और जो होता है डाइकोटिलिडनी द्विबीजपत्री होता है, जो होता है एंजियोस्पर्म डिवीजन होता है। गेहूं टेट्रिकम, एडिस्टियम और टेट्रिकम, और पोएसी पोएलस, और जो होता है मोनोकोटिलिडनी एक बीजपत्री होता है, जो एंजियोस्पर्म, जो होता है जिम्नोस्पर्म, जो होता है एंजियोस्पर्मी, और जो एंजियोस्पर्मी होता है। ठीक है, जो टेबल जरूर याद करिए। आइए फिर यहाँ पर जो सारांश को पढ़ते हैं। सारांश की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सारांश आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सारांश को पढ़िए, क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको 10, तो बस वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब ऐसे वीडियो आते रहेंगे, और आपको लास्ट में इससे रिलेटेड जो PYQ है इस चैप्टर से आपको वीडियो में लास्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।